नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक और नया बुक शुरुआत कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट बीपीएससी के लिए। तो जितने भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तत्पर हो जाएं, कमर कस लें, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं है। तो इसीलिए यह आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन, जैसे कि क्राउन जो है उसका हम लोग सेट लेकर आए हैं आपके लिए। यह क्राउन पब्लिकेशन का बुक है जिससे कि यह प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसके पूजा करते थे आपके? तो पशुपति को। इसको अच्छा से कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। पशुपति किसका अवतार माने गए हैं? तो शिव के अवतार माने गए हैं। और पशुपति की आपने फोटो देखी होगी कि आपका एक बैठे हुए सिंह निकला हुआ और उनके मोहर जो मिली है उसके आसपास में बहुत सारे जानवर हैं। तो वही है आपके पशुपति, जो कहाँ से प्राप्त हुआ था? आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक है, पशुपति की मूर्ति कहाँ से, मोहर कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी, किसके अध्यक्षता में आपका देखिए पूछ रहा है? तो यह हो जाएगा आपका महाकश्यप द्वारा। ठीक है, जैसे कि पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 में राजगीर में आपका सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। और यह देखिए 483 में जो किया गया था किसके शासन काल में था? तो अजातशत्रु के शासन काल में। ठीक है, दूसरा आपका काला शोक का था। तो बात करते हैं, यहाँ पहली के पूछा था तो आपका इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा रहा है? तो देखिए बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। ठीक है, अब देखिए इसको नष्ट किसने किया था? यह भी क्वेश्चन आता है। तो बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो हम लोग रिवीजन के तौर पर केवल मुंह से बोलते चलेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। जहाँ लिखने लायक रहेगा वहाँ लिखेंगे भी। तो धर्मपाल था। और देखिए यहाँ पर कब किया था बख्तियार खिलजी ने? 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर आक्रमण करके इसको तहस नहस विध्वंस कर दिया था। नेक्स्ट है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इनकी देखेंगे मृत्यु जो 24वें तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं महावीर, इनकी मृत्यु हुई है कहाँ? तो यहाँ पावापुरी में। ठीक है, और बुद्ध भगवान की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और जस्ट आपका उसी तरह से याद रखेंगे कि महावीर आपका कहाँ हुआ था? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चीज यहाँ की कब हुआ था ये भी जान लीजिए आप लोग। 468 ईसा पूर्व में, 72 साल की आयु में हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो देखिए यहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में हुआ था। तो वही पूछ रहा है आपका कि कौन सा आपका जो था वो यहाँ पर था? तो ये आपका पाटलिपुत्र का हो जाएगा। ठीक है, जो कि हुआ था प्रथम सम्मेलन, और उसी में आपका श्वेतांबर और दिगंबर बटा हुआ था। तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। और उस समय आपका किसके काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, अगला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय में इसकी व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसमें देखिए इसके जस्ट बाद आपको आया था मौर्य वंश, नंद के बाद। जैसे कि इसमें घनानंद को आपका चंद्रगुप्त मौर्य स्थापित किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर घनानंद अंतिम शासक हो जाएगा किसका? नंद वंश का। और जस्ट इसकी ये जो आती है हमेशा पूछती रहती है कि यहाँ पर राजधानी इसकी कहाँ रही है? ठीक है, तो इसकी राजधानी थी दंतपुर, किसका? नंद वंश की। अगला क्वेश्चन है कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए गए कूट को सही के अनुसार। तो देखिए सबसे पहले यह दिया हुआ है कि कहां से कैसे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई गया से निकले थे वो। ठीक है, क्योंकि गया में आपका वही था, तो वहां पर सबसे पहले गया हो जाएगा। उसके बाद गए कुशीनगर, फिर आपका, और अंतिम में कुशीनगर में मृत्यु भी हुई थी, तो आपका कुशीनगर लास्ट में भी रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा आता है आपका। और फिर देखिए आपका कह रहा है
सबसे पहले तो देखिए यहाँ हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ेंगे तो बोध गया, कुशीनगर, उसके बाद से आपका लुम्बिनी हो जाएगा, और लुम्बिनी के बाद कपिल वस्तु यहाँ पर अरेंज करते चलते हैं। सबसे पहले 1 नंबर, कुशी हो जाएगा 2 नंबर, फिर आपका लुम्बिनी आ जाएगा 3 नंबर, कपिल वस्तु आ जाएगा 4 नंबर, फिर आपका सारनाथ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सारनाथ का ही एक क्या है आपका बदला हुआ रूप यहाँ देखने को मिलेगा, ये श्रावस्ती, क्योंकि जस्ट उसके बाद आपको सारनाथ के बाद उपदेश दिए श्रावस्ती में, तो सबसे ज्यादा यही उपदेश भी दिए हैं इन्होंने। तो इसके बाद हम लोग का एक बच रहा है, ये हो जाएगा, इसको ले लेंगे हम लोग लास्ट में। और ये आपका कुशीनगर जो है, देखिए 2 कुशीनगर टाइप हो गया है, यही कहीं मिस टाइप हुआ है, तो जस्ट इसको हम लोग मान लेते हैं सारनाथ, जैसे कि सारनाथ वाला आपका छूटा हुआ था, तो ये सारनाथ होना चाहिए था, कुशीनगर नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कहाँ से निकले थे भ्रमण में, आपका सबसे पहले बुद्ध भगवान गया से निकलेंगे, गया के बाद आपके 3 नंबर कुशीनगर चले जाएंगे, कुशीनगर के बाद आपके पहुंचेंगे लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद फिर आपका आ जाएंगे कपिल वस्तु। तो इस तरह से 1 नंबर 1 पे आ गया, फिर आपका देखिए 2 पे आ रहा है 3 नंबर, तो उसी तरह से 1 3 का अरेंज देखिए आपका 4 2 5 6, ये आपका हो जाएगा इसमें सही। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट है कि वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र आपका मथुरा था उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोढेरा का जो है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो यह पड़ जाता है आपका गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है आपका कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो यह है आपके चंदावर का युद्ध, जो 1194 में हुआ, जिसमें कि जयचंद आपका और मोहम्मद गोरी का इसमें युद्ध हुआ था, और कौन हारा? आपका जयचंद। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो बलवन द्वारा लिया गया उपाधि इसमें हो जाएगा, और वो भी कह रहा है कि जब इसका शक्ति बढ़ गया तब यह अपना भव्य उपाधि कौन सा धारण किया था? तो उस समय लिया था आपका जिले इलाही। नेक्स्ट है निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? इसमें हो जाएगा पदवी दिया था आपका अब्दुल हसन ने। चलिए अब्दुल हसन को दिया था। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि दस्तान ए अमीर हमजा। ठीक है, ये क्वेश्चन सब कराया हुआ है आपका, जो पीसीएस का कराए थे उसमें आप ये सब क्वेश्चन देखे होंगे, तो याद होगा आप सबको। चलिए, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो यह है अब्दुस सम्मद का। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया था? यह तो बहुत बार बीपीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं वो सब जानते होंगे। 1857 में बिहार का आपका कुंवर सिंह आएंगे। अगला है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो देखिए यहाँ पर दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, ये तो थी। मुंगेर आपका नहीं होगी इसमें, 5 नंबर, तो केवल 5 आपका ऑप्शन दे रहा है, बी पे करेक्ट हो जाएगी। अगला देखिए कह रहा है कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो यह देखिए झारखंड में हुआ था, और यह बुद्धू भगत द्वारा किया गया था कोल विद्रोह। यह एक किस तरह का विद्रोह था, यह भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए यह जो है भूमि विद्रोह एक तरह का था, या कृषक विद्रोह भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में देखेंगे तो आपको मेजर बारो को हराया था, जिसमें कि भागलपुर में हुआ था यह विद्रोह। अगला है कि निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है कि किसकी किनकी स्थापना से है। मतलब वो देखिए यहाँ केशव चंद्र सेन का संबंध, इसमें से कौन कौन चीज इसमें स्थापित किए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें केशव चंद्र सेन में। सबसे पहले आपका इसमें आ जाएगा कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी। यह देखिए आपका केशव चंद्र सेन से नहीं है, यह किए थे आपका राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय का यह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है आपका टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन जो है, यह आपका है केशव चंद्र सेन का ही।
इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन मतलब कि आपका भारतीय सुधार जो संघ था उसका भी स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने ही। तो आपका 2 ऑप्शन इसमें सही हो रहा है, 2 और 3। आइए देखते हैं 2 और 3 आपका किस ऑप्शन में दिया है। 2 और 3 ऑप्शन देखेंगे, आपका 2 नंबर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ आंदोलन संगठन दिया और एक तरफ उसके लीडर के नाम दिए गए हैं। तो देखिए यहां पर कह रहा है पहला कि इसमें फिर आपको देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। सुमेलित हमको केवल चूज करके और इसमें टिक करना है। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग आपका महात्मा गांधी का था, बिल्कुल ठीक है। फिर अखिल भारतीय किसान सभा सहजानंद सरस्वती का था, ये भी ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन ये भी ईवी रामास्वामी नैयर के ही थे। तो आपका सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तीनों का तीनों सही है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है, सही कथन बताना है। तो पहला कह रहा है आपका उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, बिल्कुल ठीक है, आपका बीडी सावरकर का है। अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैगनी की जीवन भी पढ़ी थी, लिखी थी। आगे देखिए कह रहा है कि उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान किया था, यह भी ठीक है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए यह जो है एक चलते जहाज से कूद गए थे, यह भी आपका सही है। तो चारों स्टेटमेंट आपका सही है, तो आपका चारों ऑप्शन दे रहा है 1 नंबर में ही। आइए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद माने जाते हैं, इनको माना जाता है हमारे, ये भी आता है क्वेश्चन कि देखिए यहां पर 2 ऑप्शन, एक तो आपका अशफाकुल्ला खां का आता है, प्रथम मुस्लिम अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा, और फिर आपका सबसे कम उम्र का खुदीराम बोस आएगा। यहां से 2 ऑप्शन में 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर पहला देखेंगे तो आपका हो जाएगा खुदीराम बोस। इनको महज मात्र दिया गया था खुदीराम बोस को, उम्र उस समय मात्र इनकी आयु 19 साल 8 महीना के आसपास में थी। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो और बताना है आपका कूट के अनुसार कौन सी सही है। तो पहला है मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, देखिए यह जो है पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा का है कि मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी, यह ठीक है, दादा भाई नौरोजी के साथ काम किया था, और इनके माता पिता पारसी भी थे, ये भी ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 केवल सही हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिए यहां सबसे बड़ी बात है कि इसमें मुख्य कारण क्या था, तो 3 कठिया प्रणाली का था, जिसमें कि 3 कट्ठा देना पड़ता था उन लोग को उत्पाद का। तो यहां देखिए कह रहा है पहला ऑप्शन में है कि राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीयों पर अधिवक्ताओं विद्यार्थी ये नहीं, आपका सहभागिता पूछ रहा है, तो एक नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं, चूंकि यह कृषकों का था मुख्य रूप से। अगला देखिए है, फिर देखिए है कि दलित और आदिवासी समुदाय का, ये भी नहीं लेंगे हम लोग। राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष, ये आपका हो जाएगा, किसानों का जैसे बताया विद्रोह था ये। और प्रथम गांधी जी का जो था यह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है। अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। यह बीपीएससी का फेवरेट आपका क्वेश्चन रहा है। राजकुमार शुक्ल के कहने पर वो चंपारण गए थे। नेक्स्ट आपका है कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है। देखिए 3 कठिया का मतलब इसमें जरूरी कर दिया था उन लोग कि आपका जो 20 मतलब कि 20 कट्ठा का हम लोग बोलते हैं 1 बीघा, तो वो जो होता है उसमें 3 कट्ठा उन लोग को मुख्य रूप से क्या भी उसमें बोना था, तो नील की खेती करनी थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा 3 कठिया प्रथा। नेक्स्ट है आपका कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। ये देने वाले थे आपके पंडित जवाहरलाल
नेहरू। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है आपका कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए यह पूना पैक्ट विवादित था और इसको करने वाले कौन थे? गांधी जी और अंबेडकर। इसमें आपका दोनों में मतभेद था और इसीलिए इसको हस्ताक्षर किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पूना समझौता या पूना पैक्ट। कब हुआ था? ये बाय डेट याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? यह गांधी जी के लिए बहुत ही दुखदायक था, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिपुरी संकट या बोलते हैं त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, जिसमें गांधी जी अपना आन बान लगाए थे, लेकिन फिर भी यह मिला था सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और यह कब की घटना है? तो यह देखिए आपका 1939 की। और इसी में आपका अध्यक्ष चुनने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस अपना हालांकि त्याग पत्र देते हैं, वो अलग बात है। तो यही है आपका दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, वो था आपका त्रिपुरी अधिवेशन में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप के प्रमुख महिला संगठक थी? तो इसमें देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में हो जाएगा आपका। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनका नाम जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? तो विधान परिषद का स्थापना आपका चार्टर एक्ट 1853 में आया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? तो यह है आपके अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर जो है वो भारतीय पुरातत्व के जनक माने गए हैं। इनका पूरा नाम लिखा रहता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो यहाँ सबसे पहले आपका हुआ था केरल में। ऑप्शन देखते हैं, आगे केरल होगी आपका 33 का। देखिए केरल ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो आपका केरल बिल्कुल सही हो जाएगा साम्यवादी का। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल्य क्रम में व्यवस्थित करना है तथा नीचे दिए गए कूट को आपको बताना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन बाय डेट अगर आप जानेंगे तो यहाँ पर आप सभी को पता लगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या इसमें आ जाएगा, रॉलेट एक्ट। तब आपका रॉलेट सत्याग्रह होगा, क्योंकि उसी के बाद आपका मतलब कि इसका विरोध किया गया था। तो ये तो एक के जब भी आएगा बाद में दो आएगा। ठीक है, तो एक के बाद दो आप ऐसे ही चाहेंगे तो क्वेश्चन से आप पकड़ सकते हैं कि कहाँ आपको मिलेगा एक के बाद दो। तो एक के बाद दो देखेंगे तो आपका इसमें बी ऑप्शन में है, तो ऐसे ही ले लेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए जस्ट इसका जब विद्रोह हुआ तो उसके जस्ट बाद क्या हुआ था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, और उसके बाद होता है अमृतसर का अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है? यह पड़ जाता है राजगीर में, जिसको बोलते हैं विश्व शांति स्तूप। यहां पर लिखा हुआ भी है आपको। अगला है, लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय किसके किसके बीच में अवस्थित है? ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ देखिए शिवालिक और बृहद या महान हिमालय जिसको बोलते हैं, उसके बीच में आपका पड़ जाता है लघु हिमालय। शिवालिक जो है वो सबसे निचली भाग होती है, उसके बाद से जस्ट आपका पड़ जाएगा लघु, और उसके ऊपर पड़ जाएगा आपका महान या बृहद हिमालय। तो बीच में कौन आ गया? यही है जिसको पूछ रहा है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पाट आंचल या पाट रीजन, जिसको अंचल है, रीजन अवस्थित है कहां पर? यह किस चीज का क्षेत्र है? यह पड़ जाता है, देखिए यह सबसे पहले चीज है कि यह जो है झारखंड में आपका पड़ जाता है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए यहां पर जो है इसमें आपका ऊंचा नीचा जो भूमि होती है वो आपका बेसाल्टिक चट्टान की तरह है, उसके समरूप हो जाती है, तो वो होता है आपका पाट। उसी को बोलते हैं पाट अंचल रीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि ये इसकी तुलना की जाती है वो गर्त और ये आपका उभार और गर्त से इसका हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं पाट। अगला देखिए है, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की है? तो देखिए बिहार का जो है वो शोक ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि किसकी बात कर रहा है यह।
तो कोसी नदी हो जाएगी बिहार का शोक कहे जाने वाली, क्योंकि आपदा की स्थिति लाती है हमेशा आपका कोसी नदी। अगला है भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, तो इस पे आपका चार क्षेत्र जोन बनाया गया है, ठीक है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है, तो किसको निर्यात करते हैं इसमें सबसे ज्यादा, तो चाय हमारा है, चाय से सबसे ज्यादा हमारा आय होती है। अगला है कि गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है, तो देखिए जहां नमी रहेगी वहां पर क्या होगा, फसलें जो है कौन कौन सी उगाई जा सकती है, ऑप्शन देखते हैं उसके अनुकूल हम लोग को समझ में आएगा क्या ये कहना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि कौन सी फसल, तो फसल में आप देख लीजिए, तो जहां नमी रहेगी भूमि में या जल रहेगा वहां धान पहले होगा, और वहां मिट्टी जो है वहां जूट की भी खेती हो सकती है, ठीक है। तो आपका इसमें धान और जूट लेना है, कपास नहीं लीजिएगा, ठीक ना। अगला देखिए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, नागपुर में अवस्थित है। अगला है आपका निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, गलत चूज करना है। विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे उत्पादक है, यह आपका गलत है। यह देखिए तीसरे स्थान पे पड़ता है, तो ये आपका गलत हो जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन है महाविस्फोटक या महाविस्फोट सिद्धांत जो है, जिसको हम लोग मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपका हुआ था, तो यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किससे, तो देखिए यहां हमने बोल भी दिया, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आपकी सिद्धांत संबंध रखता है। अगला देखिए जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, इसी को बोलते हैं महाविस्फोटक या महाविस्फोट का सिद्धांत। अगला है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है, देखिए समय जो होता है वो किससे, देशांतर रेखा से होता है। अब देखिए यहां पर पूछ रहा है, एक ऑप्शन में और कंफ्यूज करने वाली चीज दिया हुआ है आपका, यह है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, लेकिन ये देख लीजिए यहां पर एक और इसके साथ मिलेगा प्रधान मध्याह्न रेखा। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या कह रहा है आपसे, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने, देखिए निर्धारित करने का आधार क्या है, मतलब उसका बेस क्या है, तो बेस में आपका हो जाएगा प्रधान यमोत्तर रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, या प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगा जिसका हम लोग 180 डिग्री माने हैं, वो है आपका प्रधान यमोत्तर रेखा। तो आपका डी ऑप्शन इसके अनुसार बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, अगर यही पूछता कि मानक समय जो है वो निर्धारित किससे किया जाता है, तो देशांतर रेखाएं आपका सही जवाब होता, लेकिन आधार पूछ रहा है कि मतलब उसका मेन जड़ क्या है, कहाँ से उसको स्टार्ट करते हैं, तो आपका प्रधान मध्याह्न रेखा या यमोत्तर रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, कौन नहीं है देख लेते हैं। तो यहाँ पर लाइबेरिया देखेंगे तो यह आपका नहीं अवस्थित है, ठीक है, बाकी तो सभी है। अगला है दिए गए मानचित्र में कह रहा है ABCD नदियों की सूची में दिए गए नामों को, ABCD को आपको बताना है कि कौन कौन सा। यह जो मैप देख रहे हैं आपको, यह किसका है, तो यूएसए और कनाडा का। ये इसके बाद नीचे वेनेजुएला वाला जो मैप है वो हम लोग को इसमें दिखाई देगा, तो यहाँ से वेनेजुएला वाला आपका आ जाएगा। तो वेनेजुएला में आपका यहाँ पर देखेंगे तो है ओरिनेबो, तो सबसे पहले ओरिनोको यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका, तो ये आ जाएगा डी पे 2 नंबर रहेगा। लेकिन ए बी देखेंगे तो यह आपका कनाडा अमेरिका का क्षेत्र पड़ जाता है, तो यहाँ से लगभग पड़ता है इस तरह से, मतलब डिवाइडेड होता है। तो उसमें आपका कौन कौन सा हो जाएगा, कनाडा में सबसे पहले आपका ऊपर वाला क्षेत्र में आ जाएगा ये यूकॉन नदी यहाँ पर, ठीक है। तो यूकॉन आपका देखते हैं ऑप्शन किस में है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यूकॉन देखिए आपका ये है, तो ए का जगह पे तो यूकॉन आ जाएगा। अब बी का जस्ट वैसे ही मैकेंजी भी है, तो आपका बी ले लेते हैं मैकेंजी, तो ये 3 नंबर वाला हो गया। और उसके बाद आपका सी पे आ जाएगा सेंट लॉरेंस, ठीक है। यह देखिए सेंट लॉरेंस आपका यूएसए और कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, इसीलिए यह प्रसिद्ध है, जो कि जैसे बॉर्डर पे यहाँ हमने खींचा था। तो ये आपका सेंट लॉरेंस आपका क्या हो जाएगा, ये बच गया आपका सी पे,
ठीक है, तो इस तरह से मैच कर लीजिए ऑप्शन में आपका। तो देखिए ए के लिए कौन सा है, 5 नंबर, ए का 5, बी का 3, ए का 5, बी का 3 ऑप्शन आपका मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। कह रहा है कि जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया, वह स्थान कौन सा है? यह है जांगमाओ, जांगमाओ पे बनाया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसे कुर्दिश लोग रहते हैं? ठीक है, जो सोवियत संघ का पहले भाग रहा था वह है आर्मीनिया। अगला है बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले हैं? तो इस प्रमंडल में आपका आ जाता है कौन सा, भागलपुर। भागलपुर में केवल 2 ही है, भागलपुर और बांका, इसमें 2 आपका आ जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा भागलपुर और बांका में। अगला है कि बिहार में सर्वाधिक जनगणना धार्मिक है, धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम रहा है? तो यह है आपका बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है इसमें? तो दक्षिण पठार में आपका नहीं पड़ेगा, दक्षिण का आपका रोहतास जो है यह आपका दक्षिण का नहीं है, यह आपका आ जाएगा पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये रोहतास ले लेंगे सही जवाब में। अगला है बिहार में गंगा किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों के अपार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही यह अपने में समेट लेती है? तो यह है आपका कौन सा, महानदी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती है? देखिए तो यहाँ पर चावल, गेहूं और मक्का ये तो है मुख्य रूप से होती है, लेकिन गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, प्रथम स्थान भी रखता है वो उत्पादन में, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें हो जाएगी। अगला है बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर 2 जिला का हमेशा कंफ्यूज होता है, ठीक है लोग। तो देखिए यहाँ पर एक तो आता है भभुआ जिसको कैमूर जिला के नाम से जानते हैं, और दूसरा आता है जमुई। ठीक है, तो देखिए सर्वाधिक वनीय क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक है, तो वनीय क्षेत्र मतलब कि सबसे ज्यादा आच्छादित कहाँ है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो चूंकि भभुआ से बड़ा जिला जमुई है, तो क्षेत्रफल में आपका भले ही आगे हो जाएगा, लेकिन कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत निकालिएगा तो वो आपका फर्स्ट में आ जाएगा भभुआ। ठीक है, अगला देखिए कर भारत के संविधान की अनुसूची एवं उसके विषय में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए 8वीं अनुसूची जो है वो आपका भाषा से रिलेटेड है ही। दूसरी अनुसूची का है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप है, यही आपका गलत है। इसमें देखिए जो भी व्यवस्था है वो राज्य व्यवस्था के बारे में पूरा इसमें दिया गया है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, इसका वर्णन है। बाकी उसके बाद में आपका शपथ की बात आती है, तो यह आपका गलत हो जाएगा यही। ठीक है, तीसरे में है इसका। चौथा में देखिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया, ठीक है, और 10वीं में दल बदल का विरोध किया गया, निर्भरता के बारे में बताया गया है, तो ये आपका 2 नंबर आपका गलत। अगला है देखिए कि उपरोक्त में से कोई नहीं है तो ऑप्शन की है। अगला है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसमें कुल 13 समिति थी। आइए देखते हैं, ऊपर हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। आपका 13 समिति है ऑप्शन सी में, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? तो देखिए उद्देशिका मतलब संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका प्रस्तुत किया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए डेट पूछे तो 1946 में आपका 13 दिसंबर को किए थे, याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी पूछता है, 13 दिसंबर 1946 हो जाएगी। अगला है नागरिकता प्रदान की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है? तो नागरिकता से जुड़ी जो भी फैसला है वो संसद के हाथ में है, ये किसी के अधीन नहीं है, संसद में आपका इसकी काम होगी। आगे भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार किसके अंतर्गत रखा गया है? तो जीवन का अधिकार मूल अधिकार है, सबको जीने के अधिकार है। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रिट जारी नहीं किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर परमादेश होती है, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेरणा होता है, आदेश जो है वो नहीं होता है। आदेश एक कौन सा है, विभागीय चीज होती है। ठीक है, तो ये आपका रीट का भाग नहीं है।
अगला देखिए है संविधान के मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। तो देखिए मूल कर्तव्य आपका जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है। 1976 में कब जोड़ा गया था ये देखिए, तो 1976 बहुत प्रसिद्ध रहा है, जिसमें कि आपका कौन संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसमें अधिकतम कितनी है आपका 14, ठीक है। देखिए दोनों सदन के लिए अधिक से अधिक कितना कर सकता है 14, जिसमें कि लोकसभा में आपका 2 एंग्लो इंडियन रख सकता है, यह प्रावधान है आपका। और उसके बाद कितना बच गया आपका 12 सदस्य बच गए, तो 12 सदस्य जो है वो राज्यसभा में रख सकता है, ठीक है। तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, इसलिए कुल आपका कितना हो गया 14। अगला है कानून को लागू करने का कार्य कौन करता है। तो कानून को लागू करने का अधिकार दिया गया है कार्यपालिका को, ठीक है। दंड देने का अधिकार है न्यायपालिका को, बनाने का है आपका विधायिका को, ठीक है। तो ये क्लियर है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है। तो जो मताधिकार देगा वही निर्णय होगा, मत का निर्णय हो जाएगा। तो निर्णायक मत बोल सकते हैं हम लोग कि मताधिकार क्या है, एक तरह का निर्णायक मत है। अगर हम किसी को मत दें तो उससे निर्णय निकल जाएगा कि यह जीतेगा कि हारेगा, इससे भी आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं। तो यह देखिए स्थानीय निकाय जब खर्च करेगा तो उसका कोई आय मतलब कि व्यय की लेखा परीक्षण नहीं करती। अगला है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो देखिए सरोजनी नायडू आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। तो उच्चतम न्यायालय किस तरह का है। तो देखिए यह एक संघीय न्यायालय के अंतर्गत आता ही है, अपील भी कर सकते हैं डायरेक्ट वहाँ, और संविधान का रक्षक भी है। तो ये सब आपका ले लेंगे, सभी विकल्प सही ऑप्शन दे ही रहा है, ऐसे ई ऑप्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है। तो दामोदर वैली जो स्टार्ट किया गया था वो एक संवैधानिक निकाय है, यह कोई प्राइवेट लिमिटेड वगैरह नहीं है। नेक्स्ट है देखिए कि संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है, किसका व्याख्या नहीं किया गया। संविधान मतलब कि गैर संवैधानिक संस्था इसमें कौन है, योजना आयोग है। अगला है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ था। तो तैयार देखिए हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो पूछ रहा है तैयार कब हुआ था, तो हम लोग 26 नवंबर 1949 ले लेंगे। अगला है भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो इतना तो क्लियर होगा कि उसमें जोड़ने के बाद क लगा था, तो यह क किस में आ जाएगा 4 के क में। अगला है बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री, बिहार का पूछ रहा है आपसे, बिहार स्पेशल है। तो मुख्यमंत्री कौन थे आपके प्रथम हरिजन में पूछ रहा है आपके। तो पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से जाने जाते हैं। तो ये हैं आपको अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट, वजीका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो वजीका है वैशाली का। अगला है कि महारत्न के दर्जे हेतु इनमें से कौन सा मानदंड आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महारत्न कंपनियां जो हैं उसके लिए क्या इसमें कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपका, तब महारत्न में वो जुड़ेगी। उसके अलावा देखिए पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 20,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए वार्षिक जो है वो कम से कम आपका 25,000 होनी चाहिए, 20,000 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपका स्टेटमेंट 2 नंबर जो है वो गलत है, 25,000 होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, अब बाकी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। तो इसमें देखिए आपके मनमोहन सिंह रह चुके हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री भी थे। बिमल जलान तो अभी हाल फिलहाल के, रंगराजन भी हाल फिलहाल के हैं। और ये देखिए राजा जय चिलैया जो हैं ये आपके आरबीआई के गवर्नर
नहीं रहे थे। ठीक है, मनमोहन सिंह बहुत पहले आपका 1982-85 में आपका ये थे उस समय गवर्नर। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? यह पड़ जाता है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार बोलते हैं गिल्ड एंड बाजार। अगला है गुड गवर्नेंस इंडेक्स कब लॉन्च किया गया था? सबसे पहले यह कब आया था? तो यह 2019 में 25 दिसंबर 2019 हो जाएगी। अगला है किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानव अधिकार आयोग समिति का गठन किया गया था? तो ये आपको एलेनोर रूजवेल्ट के अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग समिति का गठन हुई थी। अगला है एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो देखिए एम्पियर क्या नापते हैं हम लोग? तो विद्युत धारा मापते हैं। ठीक है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक होती है एम्पियर। अब देखिए कह रहे हैं त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो त्वरण बराबर क्या होता है? प्रति सेकेंड जो आपका समय, ऐसे बोल सकते हैं डेफिनेशन कि प्रति सेकेंड बदलाव, गति में जो बदलाव होती है उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर v अगर अंतिम वेग है, u अगर प्रारंभिक वेग है, तो t टाइम में अगर ये कन्वर्ट होगा तो आपका a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस ए टी, उसी से यह बना है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, देखिए कह रहा है कि आखिर खींच क्यों नहीं पाता है? तो समतुल्य आकर्षण बल जो है वो वहां बराबर होती है, इसीलिए वो क्या है, गिर नहीं पाता है ऊपर चाहे नीचे से। ठीक है, सबसे बड़ी बात है। तो देखेंगे आपका दूरी पर अस्तित्वहीन हो जाता है। फिर कह रहा है चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, आकर्षण तो दोनों तरफ लगेगी। फिर कह रहा है उसकी नियमित चाल से अधिक आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए ये बात आपका सही है। ये हम लोग गति वाला जो त्वरण की बात कर रहा है वो हम लोग ऑप्शन सही ले लेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है देखिए अस्तित्वहीन, तो उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन नहीं होता कोई भी आपका, चूंकि यूनिवर्सल फोर्स है तो उस दूरी पे तो हम लोग बोलेंगे नहीं कि वह अस्तित्वहीन हो गया। तो अस्तित्वहीन नहीं होता है, बल्कि वो दोनों का जो है समतुल्य खिंचाव बोल सकते हैं वो बराबर हो जाती है, इसलिए वहां रुक जाती है। तो यहाँ समतुल्य का कोई आकर्षण बल का बात नहीं है, इसलिए आपका त्वरण के ले लेंगे ऑप्शन। ठीक है, अगला है किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे हम लोग हैलोग्राफी। ठीक है, त्रिविमीय देखेंगे, ऐसा घुमा के देखेंगे तो वो आपको दिखाई देता है एक ही चित्र अलग अलग रूप में। अगला है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। चूंकि वह लंबवत होता है तो लंबवत होगा तो इसकी त्रिज्या तो बनेगी नहीं, बहुत दूर बनेगी भी तो। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस आधार पर आधारित है? तो देखिए जब वाष्पन होती है, इसको बहुत अच्छे से हम बताए थे, वाष्पन जब होती है तो वो एनर्जी लेकर निकलती है, तो उससे क्या होता है कि जो बचा हुआ है वो ठंडा हो जाता है, तो वाष्पन शीतलन जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगी। अगला है अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर कम होगी ज्यादा होगी, यह पूछना चाह रहा है आपका, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आते हैं ऑप्शन पे, देखते हैं कि 0 डिग्री केल्विन पर आपका क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पूछ रहा है कितना ओम या क्या होगा, तो सीधी सी बात है, इसमें तो ऐसा कोई कंडीशन होगा नहीं, सेमीकंडक्टर अलग होगा तो अलग अलग डिफेक्ट पड़ेगा, लेकिन 0 डिग्री वो होता है आपका 0। ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी चालकता। ठीक है, अब आगे देखिए कर रहा है ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है, ब्लूटूथ से क्या कर पाते हैं हम लोग? तो कह रहा है पहला कि केवल मोबाइल फोन पर संकेत संचारण होता है, नहीं, लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन के लिए संप्रेषण नहीं होता है, उपग्रह से टेलीविजन नहीं चला सकते हैं, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण होता है। बिल्कुल आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेज सकते हैं, चाहे वीडियो ऑडियो कुछ भी हो। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि उसका मुख्य कारण क्या है जबकि लकड़ी का नहीं होगा? तो देखिए उष्मा का जो अच्छा सुचालक रहेगा वो उसको जल्दी कंजर्व करेगा, जो नहीं रहेगा वो गलत, माने उष्मा का कुचालक रहेगा वो नहीं कंजर्व करेगा उसको।
तो लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए आपका यह ऑप्शन बी एग्जैक्ट सही हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 10वां क्लास में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, 25 सेंटीमीटर जो है वो स्पष्ट दूरी होती है। अगला है कि अल्फा कण को 2 धन आवेश होते हैं, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग बराबर होती है किसका? तो 2 का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 किसका बनेगा? तो हीलियम में आपका होता है, हीलियम का 2 परमाणु क्रमांक और भार होता है 4, तो तुलनात्मक हो जाएगा हीलियम परमाणु के नाभिक के आपका कण के बराबर हो जाएगा आवेश इसका। अगला देखिए है कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उनको चिन्हित कीजिए वो कौन कौन से थे। तो देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर उनको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं थे। तो कौन कौन थे? HW क्रोटो, RF कर्ल्स, RI सामले। आपकी फेमेन जो थे वो आपकी इस टीम में शामिल नहीं थे। अगला है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जब जलाएंगे हम लोग तो H2 को जब हम लोग हीट करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनता है? आपका जल बनता है, H2O बन जाता है, पानी हो जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? श्यान मतलब कि खिंचाव होता है जिसमें, ठीक है, जो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए किसी चीज में, उसको हम लोग बोलते हैं श्यानता का गुण। तो श्यानता सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका शहद। ठीक है, अगला है कि बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बेंजीन देखिए, बेंजीन का हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा होता है? C6H6 इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होती है। तो यहां पर पूछ रहा है आपसे एकक के बाद ये होता है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि इसमें 6 सिग्मा और 6 पाई बॉन्ड होते हैं। देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होती है? तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होती है। ठीक है, तो यहां देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड यहां भाई देखिए दो डबल बॉन्ड कितने हैं? 3 हो गए। तो 3 सीधे देखिए कि 3 किस में आपका पाई बॉन्ड दिया है, इसमें भी 6 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 6 पाई बॉन्ड है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं आपके, उसके बाद हम लोग काउंट कर लेंगे अगर 2 ऑप्शन मिला तो। देखिए इसमें 3 पाई है तो आपका 3 पाई तो दिखाई दिया। तो 3 पाई में आपका देखिए यहाँ पर 3 पाई और 3 पाई 2 ऑप्शन मिल गया। तो अब 6 सिग्मा कितने होंगे? तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो C6H होता है, ठीक है, C6H6 होती है। तो C फिर यहाँ पर ले लेते हैं C, पहले C को बना लेते हैं, C6 ले लेते हैं। आइए थोड़ा सा ऊपर गिन लेंगे आप लोग, ये बहुत काम का चीज है, थोड़ा सा समय दीजिए, इसको सीख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितना हो गया? 3 और 3 6। फॉर्मूला होता है बेंजीन का C6H6। तो C6 हो गया। अब H इसका स्टक पुराना है तो क्या करेंगे? एक एक बॉन्ड लगाना होगा सभी तरफ और उसके अलावा डबल बॉन्ड लगेगी तो आपका पुर जाता है। ठीक है, तो H सब में एक एक लगा लीजिए, ये इसका H है, फिर आपका H6 हो गया, 3 और 3 इधर से 6। अब एक एक बॉन्ड यहाँ एक छोड़ के लगाइए यहाँ पर, फिर एक छोड़ देंगे यहाँ लगा लेंगे, फिर एक छोड़ लेंगे यहाँ लगा लेंगे, यहाँ भी एक छूट गया। तो अब देखिए यहाँ 2 जहाँ है वहाँ पाई बॉन्ड हो जाएगा, एक सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, यहाँ हो गया पाई, यहाँ हो गया सिग्मा, यहाँ हो गया। अब देखिए उसके अलावा देखेंगे तो कहने का मतलब 6 सिग्मा तो इधर आपको इस सर्किल में दिखाई देगा, 6 सिग्मा, चूंकि 6 कार्बन है। उसके अलावा हर एक में क्या है? सिग्मा हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो 6 और इधर से 6 कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो कितना हो गया? 12। तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, क्लियर। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। करा कि प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो हम लोग एथिलीन से बनाते हैं या एसिटिलीन से, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हमने इसका ट्रिक आप लोगों को एक दिमाग में सेट कर दिया है कि इसमें जो होती है, देखिए रबर है, सॉरी यहाँ पर देखिए रबर का बात किया है, तो रबर बनता है आपका आइसोप्रीन से। ठीक है, रबर किसका बहुलीकरण से होता है? आइसोप्रीन से। ये आपका एसिटिलीन से
नहीं बल्कि ना इथिलीन से इसका जो बनता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। करा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब कि एलपी जो है उसका मुख्य अवयव कौन से हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो एक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। उसके अलावा देखिए आपका पाया जाएगा इसमें, और तो ये दो मुख्य होते हैं, लेकिन उसके अलावा देखिए मीथेन आपका ऑप्शन में एक दिखाई देगा और एक आपको दिखाई देगा। हालांकि प्रोपेन और ब्यूटेन के साथ इथेन ही है और तो कुछ है नहीं आपका, तो डायरेक्ट ऐसे ही अगर प्रोपेन ब्यूटेन मुख्य रूप से याद होगी तो आप इथेन आप लेकर मार सकते हैं, बाकी तो और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, 98 देखिए कह रहा है भारत सरकार, इसको अच्छे से देख लेते हैं। भारत सरकार कृषि ने नीम आलेपित यूरिया जो है उसके उपयोग को प्रोत्साहित करती है, क्यों। तो देखिए नीम को उसमें मतलब नीम का एक आवरण चढ़ा हुआ होता है और उसका यूज करने का मुख्य कारण होता है कि यह जो है वो जो यूरिया है वो क्या होगा, जैसे किसी चीज का अगर ऊपर से लेप चढ़ा दें तो वो होता है कि उसका आपका घुलन शक्ति थोड़ा कम हो जाती है, तो घुलने की दर धीमा आपका ऑप्शन देखिए बी में दे रहा है, आपका बी एग्जैक्ट सही हो जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है, तो मृदा से संबंधित इसमें देखिए हमारा आ जाएगा इंडेफिक। ठीक है, इंडेफिक क्या है, तो इंडेफिक जो होता है वो एक फैक्टर का काम करता है जो पौधे के विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है, तो आपका इसमें इंडेफिक जो है वो मृदा से संबंधित है। तो मृदा किस तरह से, तो वो कारक का काम करता है जो पौधे की वृद्धि और उसके विकास में सहायक होती है। अगला है अम्ल वर्षा से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो देखिए अम्ल में आपका बनता है एक SO2 NO2 मतलब H2N2, ये सब क्या है आपके, यह अम्ल वर्षा के मुख्य कारक गैस है। तो गैस S से क्या बन जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, N से बन जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड। तो ऑप्शन में देखिए आपका नाइट्रिक एसिड एक दिखाई दे रही है, तो आपका सही जवाब हो जाएगी। ऐसे फिर CO2 का कार्बोनिक भी बनती है, लेकिन मुख्य रूप से आपका SO2 और NO2 ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगला है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इथनोलॉजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है, तो तेलचट्टा का देखे होंगे, जब उसको मतलब कोई पैर से चापता है तो देखे होंगे कि वो उजला टाइप का निकलता है, उसमें लाल कहीं नहीं मिलेगी, तो उसका रंग उजले ही होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है, कीटों का भक्षण करने वाला कौन सा इसमें, तो ये देखिए घटपर्णी जो है ये आपका कीटहारी पादप है, कीटहारी पादप है, ये आपका कीटभक्षी नहीं है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर देखिए वही मतलब दोनों एक ही, कीटहारी या कीटभक्षी एक ही बात होती है। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, तो इसका मुख्य रीजन क्या है कि वो जो जमा हुआ भी रहता है उसमें जिंदा रह जाती है। तो मुख्य इसका कारण यही है कि इसमें जो है जल का जो है उसमें आपका 0 से 4 डिग्री तक जो है वो आपका टेम्परेचर तक बनी रहती है, क्या, तो मतलब लिक्विफाइड में रहती है, जहां पर कि वो दोनों स्टेट में तुलना रहती है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऊपर में क्या होगा कि ऊपर तो जम जाएगा, लेकिन नीचे पानी देखेंगे कि उस प्रदेश में नहीं जमती है, क्योंकि वो आवरण ऊपर बना लेती है तो ऊपर ही ज्यादा कठोर होती है। तो मछली जीवित कहाँ रहेगी, निचले स्तर में। ठीक है, नीचे आपकी रहेगी। तो कह रहा है कि क्यों रहती है, तो तलों के निकट पानी नहीं जमते हैं, यह आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी। 105 नंबर है निम्नलिखित में से किस किस का उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है, तो यहाँ देखिए एजोला और नील हरित शैवाल ये दो जो है आपका किया जाता है। अल्फा लाफा आपका एक विटामिन के तौर पे यूज होता है, तो यहाँ पर जैव उर्वरकता का आपका एजोला और नील हरित शैवाल इसका यूज की जाती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन चूज करना है, तो बी हो जाएगी। अगला है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सी है, तो थायमिन से आपको याद आ जाएगा ये थ्रोम्बिन होती है। अगला है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सी है, तो ट्रिप्सिन होती है, यह बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका ट्रिप्सिन हो जाएगी।
अगला देखिए कह रहा है थायमिन क्या है, तो विटामिन B1 जो है उसी का रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है। अगला है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्त्रावी एवं बाह्यस्त्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथियां होती है, तो ये है आपका अंतः और बाह्य दोनों करता है अग्नाशय। अगला है बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं, सुनते होंगे कि इसको यूरिक एसिड बढ़ गया तो उसके दर्द बढ़ जाते हैं, शरीर में दर्द बढ़ते हैं, तो दर्द बढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गठिया रोग इसको पकड़ लिया। तो आपका बी ऑप्शन गाउट या गठिया हो जाएगी। 111 है कि दो विद्यार्थी, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन चालू होता है, तो यहाँ पर देखिए मैथ के लिए मैं चाहूँगा, हालांकि बनाते चल रहा हूँ, आप लोग बाद में कमेंट करने लगते हैं कि सर को मतलब नहीं दे पाते हैं, आंसर नहीं हो पाता है, तो चलिए इसको बनाते हुए हम लोग आगे चलेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबा हो सकती है लेकिन हम लोग इसको बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन जहाँ आएगा वो आपके लिए छोड़ दूंगा, उसके बाद आप वहाँ से हल कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के लिए कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो। तो देखिए 2 कलम मिलेगा तो इसका मतलब 2 कम से कम शुरुआत में रहेगा। ठीक है, तो कम से कम 2 है तो 2 से अरेंज करके चलेंगे तो 2 3 4 5 इस तरह से चलते जाएंगे, 6 7 8 9 और इधर से देखेंगे तो आपका 10। ठीक है, 10 में क्या होगा कि 2 आप देखेंगे तो 2 आपका व्यक्ति जो बचा, 12 में 2 व्यक्ति वो तो खुद को लेगा नहीं 2 आदमी, तो 10 ही आदमी जो है एक दूसरे को दे सकता है। ठीक है, तो एक दूसरे को देने में आपका सहयोग करेगा, 2 आदमी नहीं, क्योंकि खुद को नहीं दे सकता है और एक को जो देगा वो एक ही मिल पाएगा, तो 2 आदमी इसमें से मतलब हट सकता है आपका। तो 2 आदमी हटा तो आपका 10 हुआ, तो 2 से 10 तक में कितने तरीके आपका आ जाएंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 तरीके आपके आएंगे। ठीक है, मतलब कि कितने इसमें हो जाएंगे लोग जिनको कि आपको तरीके जो आपको कम से कम 2 कलम दे सकते हैं, तो उसे 9 तरीके बनाए जा सकते हैं। अगला देखिए कर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 है और x माइनस वाई बराबर 1 दिया है, तो आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई x और y है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, चूंकि यह लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर फॉर्मूला होती है। तो सबसे पहले एक्स और वाई का वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी। तो देखिए एक्स और वाई का वैल्यू कैसे फाइंड कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा नीचे जगह बनाते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 7 और x माइनस वाई बराबर है आपका 1। तो इसके जब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई का, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए, तो यहाँ से देखिए एक चीज, इसको हम लोग छोड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं। इसको पकड़ने से क्या होगा कि x माइनस वाई दिया हुआ है और x प्लस वाई निकल जाएगा, तुरंत हम लोग हल कर लेंगे। इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसको अभी रोक दे रहे हैं चूंकि यहाँ नजर आ गया है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लिए तो x मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर फॉर्मूला हो गया x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 7। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए इतना बराबर वैल्यू 1 है, इसका मतलब x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया भाई, 7 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू जब, अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिंपल चीज है, x प्लस वाई बराबर 7 और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 1 कर लीजिएगा, तो ये कट जाएगा, तो 2x बराबर आपका 8 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया 4 और y बराबर आपका आ गया कितना, तो y बराबर जस्ट 4 और इसमें जोड़ने पे 4 3 7, x प्लस वाई बराबर 7 है, यहाँ से देख सकते हैं, तो y बराबर आ गया 3। तो फॉर्मूला रख लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 ये हो जाएगा अंडर रूट में है, तो 9 और 16 कितना आ गया, अंडर रूट 25, जोड़ने पर 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए
113 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 विद्यार्थी कैरम खेलते हैं 60%, 40% शतरंज खेलते हैं और 10% इसमें कुछ भी नहीं खेलता है। तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसको देखिए सिंपल नंबर ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन पे बना लीजिएगा। ठीक है, कैसे बनेगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपका यहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्योंकि कितने खेल रहे हैं। यहाँ पर 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, मतलब कैरम को अगर हम नंबर ऑफ यूनियन ए मान लें और इसको मान लेते हैं शतरंज को नंबर ऑफ यूनियन बी, तो ये आपका बन जाएगा 10% न कैरम खेलते हैं और ना ही आपका शतरंज खेल रहे हैं, तो ये आपका इंटरसेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर निकालेंगे हम लोग तो 60 प्लस 40 माइनस कितना आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ पर देखिए 45 है, यह 60-45% दिया है, 60, 45 और 10 ये ले लिए। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे तो कितना प्रतिशत लोग जो हैं आपका सब चीज खेलते हैं, मतलब खेल में शामिल हैं। तो आपका देखेंगे तो 35, ये कितना आ गया, घटाएंगे तो आपका आ गया, तो इसको हम लोग जोड़ के ये निकाल सकते हैं कि सभी तरह के खेल खेलने वाले कितने प्रतिशत लोग बनते हैं। तो 6, 4, 10, 11 मतलब 115% में ये आ गया। तो 115 तो ये टोटल हो गया, तो हमारा आदमी कितना लेकर चलेंगे 100%। तो मतलब कि 15% जो लोग हैं, 100 घटा लिए हम इसमें से। ठीक है, तो 15% जो लोग हैं वो क्या है कि आपका दोनों खेल खेलने वाले हो गए, क्योंकि यह देखिए 100% ही होगा जो खेल पाएंगे। तो 15% जो लोग हैं वो क्या है, नहीं खेलने वाले हैं। ठीक है, सॉरी दोनों खेलने वाले हैं। ठीक है, दोनों खेलने वाले लोग निकाल लिए हम लोग माइनस करके, या यह जो 15% एक्स्ट्रा में आ रहे हैं वो दोनों खेल खेल रहे हैं। ठीक है, दोनों खेल खेलने वाले हो गए। अब यहाँ पर देखिए दोनों खेल जब खेलते हैं तो हम लोग को यहाँ स्टेटमेंट में क्या दिखाई दे रहा है कि यह जो है 15% जो है, तो दोनों खेल पहले निकाल लेते हैं कितने लोग खेलते हैं। तो 80 का 15% निकालिएगा तो 15/100, तो ये 1 0 से 1 0, 5 दूनी का 10, ये हो जाएगा 5 तिहाई का 15 और 5 दूनी का 10, और 2 से ये कट गया 4 बार में, मतलब कि 12 लोग ऐसे हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, ये दोनों खेल खेल रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है केवल शतरंज खेलने वाले, तो शतरंज खेलने वाले कितने लोग हैं, शतरंज खेलने वाले आपके 45% लोग हैं। उसमें से माइनस कर लेंगे जो दोनों खेल रहे हैं, तो हमारा प्योर आ जाएगा कि जो शतरंज खेल रहे हैं वो कितने बचे, क्योंकि इसमें दोनों कैरम और शतरंज दोनों खेलने वाले 12 आदमी हैं। तो 12 आदमी जब दोनों खेल खेल रहे हैं तो हमको केवल पूछा क्या, शतरंज खेलने वाले। तो शतरंज के लिए निकालेंगे तो आपका देखिए ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो 80 लोगों में कितना है 45%, तो परसेंट को 100 में चेंज कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, ये चला गया 5 9 का 45, और ये हो गया 5 दूनी का 10, 2 चौका 8, मतलब कि 9 चौके 36 आदमी जो हैं वो क्या करते हैं, शतरंज खेलते हैं। तो शतरंज खेलने वाले लोग तो हो सकता है कि दोनों वाले शामिल हो, दोनों तरफ आ गया हो, तो केवल हमको निकालना है। तो 36 में से 12 जो खेल रहे हैं वो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 36 में से 12 घटेगा कितना आ जाएगा 24, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है। तो या तो लिख के कीजिए, या फिर जैसे याद है तो आप कर सकते हैं, या नहीं याद है तो फिर आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि यह क्वेश्चन आप परीक्षा में जब लिखने लगेंगे तो कन्फ्यूजन भी होती है और हल करने में आपको लिखने में भी समय होती है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, उसी तरह 3 5 करके गिन लीजिएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि 1 से 50 तक में आपका अभाज्य संख्याएं जो है वो 15 आती है। अगला देखिए, ABCD किसी व्यवसाय को 20 लाख रुपए में आपका अनुपात में लगाते हैं, 18% इसमें कह रहा है कि लाभ हो रहा है, A को 30% और B को देना है 20%। तो देखिए यह जो देगा किस पे देगा, तो जो इसको मिलेगा उसका देगा, लाभ का दे रहा है, तो लाभ का ही पैसा ये चुकाएगा। तो A का शुद्ध लाभ और B के शुद्ध लाभ से कितना प्रतिशत, देखिए यह बता दे रहे हैं, आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में जगह ज़्यादा लगेगा और समय भी ज़्यादा है लग जाएगी। तो यहाँ देखिए कैसे बनाइएगा, 20 लाख रुपए लगाया तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 7 2 9 1 10, टोटल हो गया आपका 10 भाग। तो इसमें A का हिस्सा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो A का हिस्सा 7/10 कर लेंगे,
और इसमें है 20 लाख, तो 20 पे 5 जीरो लगा लीजिएगा, ठीक है। और जो कैलकुलेशन आएगा उसी तरह से आप बी का हिस्सा निकाल लीजिएगा 2/10 करके, सी का हिस्सा लगा लीजिएगा 1/10 गुने यही रहेगा 20 लाख ही रहेगा। तो जो हिस्सा आएगा अब उसमें क्या हो रहा है कि इसमें देखिए अब लाभ मिल रहा है कितना, 18%। कुल लाभ कितना हो रहा है, 18% हो रहा है। तो अब यहाँ पर लाभ जो है यहाँ किस पे मिलेगा, 20 लाख पे, ठीक है। 20 लाख पे लाभ निकालिएगा 18%, तो 18 दूनी का 36, मतलब कि यह 3,60,000 आएगा। कितना आएगा, 3,60,000 लाभ आ गया। अब देखिए जब 3,60,000 लाभ आ गया तो अब अगर आप इसको नहीं भी निकालेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं निकालिएगा, ठीक है। ज़रूरत नहीं पड़ा इसका, इसलिए नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर हमको निकालना है लाभ का अंतर, लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ पे लेकर चलना है। तो एक का 30% देगा, मतलब इसका निकालिएगा 30%, तो कितना आ जाएगा आपका, चूंकि हिस्सा तो 10 रहेगा ही रहेगा, ठीक ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हिस्सा में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको 20 लाख पे अब लेके नहीं चलना है, अब लेके चलना है 3,60,000 पे। हिस्सा तो आपका अब इस पे लगेगा ना, लाभ का पूछ रहा है हमसे, हिस्सा नहीं पूछ रहा था, शुद्ध लाभ पूछ रहा है आपका कि शुद्ध लाभ में कितना अंतर है। तो यहाँ पर किसका निकाल लेंगे, ए का निकालेंगे हिस्सा। तो ए का लाभ में हिस्सा कितना हो जाएगा, तो ए का लाभ में हिस्सा 7/10 और गुना 3,60,000 लिख लीजिएगा। उसी तरह से थोड़ा सा ऊपर कर ले, ये देखिए उसी तरह से बी का निकालिएगा तो 2/10 गुना 3,60,000 कर लीजिएगा। जो आएगा उसको घटा लीजिएगा और घटा करके निकाल लीजिएगा कि दोनों का अंतर कितना है। और प्रतिशत पूछ रहा है ए की कंपैरिजन में, ए का शुद्ध लाभ पूछ रहा है कि बी के शुद्ध लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी का जो आएगा वो रहेगा नीचे और बाकी जो ए वाला रहेगा वो रहेगा आपका, दोनों का अंतर रहेगा ऊपर। और कैलकुलेशन करके 100 से गुना कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए कर x का मान क्रमागत पूर्ण संख्याएं है और व्यंजन दिया हुआ है। तो कर प्रथम चर मान, तो पांचवा मान ज्ञात करना है। देखिए यह क्रमागत मतलब कि एक x के जगह 1 रखेंगे तो आपका 7 आएगा, ठीक है। जैसे कि रख के देख लीजिए, तो 1 रखेंगे तो आपका 1। उसी तरह से देखिए हमसे पूछ कर है, आएगा ही आएगा, यह आपका व्यंजक दिया हुआ है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पांचवा मान। तो पांचवा मान मतलब कि 5 रख देंगे, तो 5 का क्या है, x के जगह 5 रख देंगे तो पावर 3 है, प्लस 5 गुना यहाँ पर 3 है, y के जगह 5 रख दिए और माइनस में 3 है। तो 50 25 5 क्या होता है 125, प्लस 5 3 15 और माइनस 3। तो 125 में आप 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 137 आपका पांचवा पद आएगा। क्लियर, यह व्यंजक होता है, बस उसमें पांचवा पूछ रहा है तो 5 रख दीजिएगा, x की जगह चौथा है तो 4, आठवां पूछेगा तो 8, जो पद पूछेगा वो आप रख के निकाल लीजिएगा। अगला है बिंदु दिया हुआ है P और Q और कह रहा है कि मध्य बिंदु इसका क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका। देखिए तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों का जोड़ मतलब x1 प्लस x2, 4 प्लस माइनस 4 x1 प्लस x2/2, ये हो गया x का। और उसी तरह से y का आपका निर्देशांक जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8/2। तो इसको करेंगे तो प्लस माइनस कट के 0/2 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 8 6 14/2, मतलब कि इधर 7 आएगा। तो 0 और 7 आपका ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते एक पुरुष हर 30 सीढ़ियों पर चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है। मीनार के ऊपर चढ़ने पर उसने कितनी देर विश्राम किया। बहुत सिंपल है, समझने का फंडा है। तो 30 छके देखिए 120 नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। चूंकि 6 आप डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा तो वो तो छठवां बार में फाइनली चढ़ तो जाएगा, विश्राम तो करेगा नहीं। तो इसके बीच में वो कितने बार रुकेगा, 5 बार। एक बार जो हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे वो 5 ही बार रुकेगा। तो 2 मिनट हर बार विश्राम करेगा, तो 5 बार विश्राम किया तो 5 दूनी का 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 6 लेते हैं तो 6 दूनी का 12 मार लीजिएगा, गलत हो जाएगा। चूंकि छठवां बार में वो ऑलरेडी पहुंच चुका है तो विश्राम करेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए माध्यिका इसका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए ट्रिक क्या है कि यहाँ पर 2 4 6 8 सबसे पहले अरेंज करना है इसको लगातार। तो ये तो ऑलरेडी अरेंज है ही। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे बराबर बराबर पार्ट में। कितना भाग है यह आपका, तो इसमें 4 5 6 7, ये आपका 4 और 4 8 भाग है।
तो 8 भाग में 3 भाग इधर से ले लीजिए और 3 भाग इधर से ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर बीच में क्या बच गया आपका 8 और 10। तो जब बीच में जो बचता है 1 बचेगा तो वही आंसर हो जाएगा, और 2 बचेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। तो 18 बटा में 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 9। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 9, बी आंसर करेक्ट। अगला देखिए कर है कि x बराबर 5 प्लस 3 कॉस अल्फा एवं y बराबर कोऑर्डिनेशन दिया हुआ है 7 प्लस 3 साइन अल्फा। तो कह रहा है अगर x इंटू वाई जब इसको विरूपित करेंगे तो संयुक्त रूप से क्या होगा, मतलब संयुक्त रूप से फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, आपको इस चीज का ज्ञात होगा कि वृत्त का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कि कॉस अल्फा और साइन अल्फा मिलता है, साइन थीटा, और उसमें एक्स वाई भी मिलता है। मतलब कि एक्स प्लस वाई जब करिएगा तो यह संयुक्त रूप से क्या दे देगा, एक वृत्त का समीकरण देगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन पे। तो कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पहली महिला डीएफओ बनी है वो है आपको रुचि सिंह। बिहार स्पेशल करेंट अफेयर आपको कल या परसों लाकर प्रोवाइड करूंगा। 3-4 सेट, 2 सेट तो पक्का दूंगा जिसमें कि 25-25 क्वेश्चन का सेट रहेगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल, और उसका पीडीएफ भी आपको मैं दूंगा ही दूंगा, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे एग्जाम में जाने से पहले। अगला देखिए है कि 15 से 17 जनवरी 2021 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जमुई में किया गया, ये क्लियर है। इसका भी मैंने क्वेश्चन ये डाला हुआ है सेट में ऑलरेडी, आपको याद आएगा जब वो पढ़ाएंगे। तो वहाँ देखिए कौन सा है, पक्षी अभ्यारण्य है, तो सब में पक्षी अभ्यारण्य है, लेकिन नागा नकटी आप याद रखेंगे, जमुई में कौन सा है, नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फटाफट से हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार का कौन सा राज्य है। तो ग्रीन बजट दिया है आपका बिहार, पहले ये मतलब पहला राज्य बना है ग्रीन बजट वाला। नेक्स्ट है देहदान या अंगदान करने पर बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। यह देखिए आपका 1 लाख रुपए है। अगर किसी को आंख दान, नेत्रदान, जो भी करना है, किडनी दान, जो करना है कर दीजिए, आपको 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से आपका प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगला है बिहार के किस सॉफ्टवेयर के द्वारा विद्यार्थियों के खातों में पोषक एवं छात्रवृत्ति राशि भेजी जाएगी। तो देखिए इसमें जो है भेजने का काम करेगा मेगा सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, मेगा सॉफ्ट इसका नाम रखा गया। अगला है बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है। तो अपना बैंक चालू हुआ है आपका मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है कि 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो महिलाओं के लिए आया है पुलिस दीदी। ठीक है, पुलिस दीदी। अगला है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर हाल ही में खोला गया है। ये बक्सर में खोला गया। अगला इनमें से किसे बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है। तो ये है रामावतार शर्मा। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने पूरे देश में महिला पुलिस कर्मियों के प्रतिशत में बिहार का पहला स्थान दिया है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो यह देखिए दिया गया है टाटा ट्रस्ट द्वारा, और यह भारत में सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी अगर है तो हमारे बिहार में है। अगला देखिए है टोक्यो ओलंपिक 2021 के कौन समापन समारोह के ध्वजावाहक होंगे। टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में समापन हुआ, समापन में आपका ध्वजारोहक बने थे बजरंग पुनिया। अगला है कि करेन विद्रोही का संबंध किस देश से है। तो ये हैं आपके म्यांमार के। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाएगी, तो आप वहां से पीडीएफ का भी सेट लगाकर और आंसर वीडियो से मिला पाएंगे। अगला है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका 3 मार्च। अगला है भारत में फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। फिनो आपका माइक्रो फाइनेंशियल बैंक है जिसका कि मुख्यालय है आपका मुंबई। अगला है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ आता है, तो आपका उड़ीसा के तट देने आपका उड़ीसा हो जाएगा, उधर ही ज्यादा सुनामी उनामी आती है, तो वर्षा के साथ जो होती है तूफान उसी को बोलते हैं, इसीलिए आपका आंधी तूफान वाला उड़ीसा में याद रखेंगे। अगला है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा। मतलब 28 से 30 2 साल में ही 2 आपका अभियान जाएगा शुक्र ग्रह के लिए। अगला है फिल्म फेयर अवार्ड जो है 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। इसमें मिला है जो अभी हाल फिलहाल में आपका समापन हुआ, उसमें आपका मतलब हाल फिलहाल बोले तो मतलब 2021 में वो समापन जो हुआ उसमें 2021 का यहाँ कह रहा है किसे उसमें दिया गया था, तो उसमें दिया गया है आपका इरफान खान को। ठीक है, नेक्स्ट है, और अगर फिल्म किस फिल्म के लिए दिया गया है ये भी क्वेश्चन आए तो अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया है। अगला देखिए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, मैत्री सेतु आपका बांग्लादेश से किया गया है। ठीक है, और यह किस नदी पे बन रही है ये भी ध्यान दीजिएगा, जबकि क्वेश्चन पूछी जाती है परीक्षा में तो हमेशा इसी से रिलेटेड थोड़ा सा अप डाउन पूछ दिया जाता है। तो यह फेनी नदी के आपका फेनी नदी पर बनाई जा रही मैत्री सेतु। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, यह भी आया हुआ क्वेश्चन है, विमेन शक्ति नायक। 140 है कि हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यह है GS बेदी। नेक्स्ट है उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है, यह है पुष्कर सिंह धामी। इसके पहले तीर्थ सिंह रावत थे तो वो तो हट गए हैं, आपके पुष्कर सिंह धामी हो गया सही जवाब। अगला है साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता ने 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो दादा साहब दिया गया आपको रजनीकांत का। अगला देखिए, इनको एक चीज जान लीजिए, इसमें जो है फिल्म फेयर अवार्ड में इनको किस चीज के लिए दिया गया था ये भी जानने के लिए हम लोग का बहुत ही अच्छा ये है। तो देखिए यहाँ पर उनको इसमें आजीवन योगदान देने के लिए फिल्म के क्षेत्र में उनको यह अवार्ड दी गई थी। अगला है, यहाँ पर देखिए हम लोग आएंगे, अब चूंकि क्वेश्चन हमारा बचा है 143 देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से किसे नियुक्त किया गया है। तो चुनाव आयुक्त आपके सुशील चंद्रा हो जाएंगे। अगला है जम्मू कश्मीर के किस नदी पर दुनिया में के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हो चुका है। तो ये है चिनाब नदी पर, चिनाब आपका पड़ जाता है जम्मू कश्मीर। झेलम भी ऑप्शन में होगा तो गड़बड़ाने की बात थी, लेकिन झेलम तो है ही नहीं, तो चिनाब आपका सही हो जाएगा, ऐसे ही मार सकते हैं। अगला है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास के 16वां संस्करण राजस्थान में फरवरी में हुई है। तो यह अमेरिका के साथ होती है युद्ध अभ्यास। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है। तो यह देखिए आपका सबसे पहले एम योगा, ये इसका तो सही जवाब हो जाएगा, ये ले लीजिए इसका जो ऐप हुआ था। लेकिन क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं कि योग दिवस जो है वो कब मनाई जाती है। 21 जून को आप लोग को पता होगी, ये क्वेश्चन आ भी रहा है तो इसलिए थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, 21 जून को योगा दिवस। आइए अगले क्वेश्चन पे, किस राज्य ने भारत रत्न के सम्मान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब देखिए राज्य का ध्यान देंगे तो यह है आपका असम। ठीक है, जो वार्षिक आपका पुरस्कार देती थी। अगला है निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह भी बहुत क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, और यह है अल सल्वाडोर, जो कि आपका संवैधानिक इसको या कानूनी बोल सकते हैं मान्यता दे दिया है बिटकॉइन को। अगला है निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। तो वह है दिल्ली, जहां
जहां भी वोट होगा वहां वैक्सीनेशन भी अभियान चलाया गया है दिल्ली में। और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो मिट्टी का खिलौना आपका जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु का। तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन का सेट यही खत्म होता है। कैसा ये सेट रहा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये जो क्राउन बुक का आया है प्रैक्टिस सेट वो कैसा लगा आप सभी को। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।